क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल। हम लोगों ने अभी तक पेज नंबर 79 तक पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम उसको अपने जीवन में किस प्रकार उपयोगी कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स होते क्या हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ऐसे साधन होते हैं जो केवल अपने आप से, जैसे प्रशिक्षण के द्वारा जो अपने आप से उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब उत्पादन कर सकते हैं या उनका संरक्षण कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो और वो अपने साधन को विकसित कैसे करते हैं? ट्रेनिंग के द्वारा, नॉलेज के द्वारा या उनकी सुरक्षा के द्वारा, जिससे वो अपने को अच्छे स्वास्थ्य या अच्छा अपना स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, बेहतर अपना शरीर स्वस्थ रख सके, अच्छी शिक्षा रख सके, अच्छी हाई एजुकेशन जिसमें वो अपनी लाइफ स्टाइल या अपने जन्म दर मृत्यु दर को, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से अच्छा कर सके। उसके लिए उसने कई रिसोर्स या कई तकनीकों का विकास किया है, जिसका अर्थ ये है कि हम कुल मिला के मनुष्य अपनी जीविका को सही ढंग से या अच्छे तरीके से संचालित कर सकता है, सुविधाजनक, बिना किसी परेशानी के। वो एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है, अच्छी शिक्षा पा सकता है या अच्छा अपना भविष्य देख सकता है। वो होता है मानव रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स। तो पहला आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जिसका अर्थ प्रौद्योगिक, मतलब कोई चीज़ जो प्रोड्यूस करता है या नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा वो अच्छी अच्छी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है या वो नई नई चीज़ों का प्रोटेक्टिव कर, जिसका आप कह सकते हैं कि सर्वोत्तम तरीके से जो उत्पादन को बढ़ा सकता है, उन चीज़ों को नई टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन कर सकता है। उसके बाद आता है अपना स्वयंसेवी संस्था है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जो स्वयं उत्पादन कर सकता है या उनको बढ़ा सकता है। ऐसी चीज़ें जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और ऐसे उस महत्वपूर्ण योगदान में जैसे उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती, जैसे पंचायती राज है, इंस्टीट्यूट है, या जो उनको मोटिवेशन के काम करती है, ये लोगों को आगे बढ़ाने का, उनको सुरक्षा प्रदान करने का। तो सेल्फ ग्रोविंग इंस्ट्रूमेंट मतलब स्वयं अपने आप को ऐसी संस्था में शामिल करना जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। अब आता है स्टेबिलिटी एंड पीस। स्टेबिलिटी मतलब अपनी शांति, जहाँ पर स्थिरता हो और शांति हो, जैसे जहाँ पर अच्छी कानून व्यवस्था हो और जिसके द्वारा शांति से वर्कर लोग काम कर सके, उनको अच्छा फीलिंग हो। ऐसी संस्थाएं जहाँ पर उनको कोई भी रोक टोक ना हो, बिना किसी डर भय के वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके और बिना किसी फोर्स के या मदद के द्वारा वो अपने आप को उठा सके और कोई भी चीज़ को सुरक्षित कर सके, कोई भी अपने उत्पादन को सुरक्षित तरीके से रख सकते। उसके बाद आता है फ्री मार्केट इकोनॉमिक, मतलब जो श्रमिकों का जो उत्पादन करता है वो निःशुल्क बाजार अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जो अपना जो भारत देश है वो पहले गुलाम था, तो वहाँ पे जो भी बेचना पड़ता था वो सरकार को टैक्स के रूप में या दलालों के रूप में कर देना पड़ता था। तो अब आजकल सरकार ने मेडिटेट ख़त्म कर दिए और कोई भी कंपनी है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, वो अपना बाज़ार स्वयं स्थापित करती है। या हम धीरे धीरे देखें कि अपना जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो अब अंतर्राष्ट्रीय होती जा रही है। जो किसान है या श्रमिक है, वो जो काम करते हैं उसका उत्पादन दिन पे दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको सही कीमत अपने सामान की मिल रही है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन को आप ये कंजर्वेशन मतलब संरक्षण कह सकते हैं। संरक्षण का ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को संरक्षित करना, जैसे हम जैविक और अजैविक संसाधनों का संरक्षण जिसे करते हैं, वो जो नियम लागू करते हैं उसमें गैर सरकारी संगठन की भागीदारी, जीवमंडल का भंडार,
राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य जैसे विशेष चीज़ों को संरक्षित करना पड़ता है। जैसे जैसे राजनीतिक संस्था बनने शामिल होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो कि और वैश्वीकरण के बारे में जो हमें ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन सुरक्षित मतलब हमारे जो भी रिसोर्स हैं या जो हमारे जो प्रोटेक्शन है वो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। उसके साथ में देखते हैं कि हम व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से कि हमारा व्यापार कितना अच्छे तरीके से फैल रहा है या हमें व्यापार को किस प्रकार सरकार सुरक्षित रखती है, संरक्षण कर देती है। ये चाहे वो हम अपने जितने भी नियम के अनुसार हमें सरकारी नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, जब कंजर्वेशन संरक्षण का मतलब केवल प्रोटेक्शन नहीं होता है कि आपको चीज़ें मुहैया करा दे, बल्कि ये जो सारी चीज़ें जो अपन बनाते हैं उसको इफ़ेक्ट या उनको संरक्षण जब नहीं पहुंचाते तो वो हमारे संसाधनों में शामिल नहीं हो पाती। और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो रिसोर्स के अंतर्गत डिमांडिंग होती हैं जो ये मनुष्य भूल जाता है। पर रिसोर्स का यूजुअली हम देखा जाए तो हम कुछ नियम और कायदे के अनुसार इनको संरक्षित कर सकते हैं और अपनी जीवन जीविका में इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण आवश्यक होता है और ये धीरे धीरे हमें आने वाले भविष्य के लिए इसको सुरक्षित करना होता है। बल्कि मनुष्य पौधे जानवर वे जो हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पर सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं और ये पर्यावरण में स्वास्थ्य की चिंता या पर्यावरण का एक लक्ष्य होता, संरक्षण का एक लक्ष्य होता है कि सभी संसाधनों को बुद्धिमानी से या अपने कौशल के द्वारा उसका उपयोग कर सके और उसको एक निश्चित तरीके से उसका उपयोग करके एक नवीनीकरण या साधनों की क्षमता को और अधिक बढ़ा सकें। हम इन कई विधियों के द्वारा हम इसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और इनको बढ़ा सकते हैं। संरक्षण हम देखते हैं तो जो जैविक तत्व होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक तत्व अजैविक तत्व। ह्यूमन रिसोर्स जो बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। जैविक तत्व वे होते हैं जिसमें जीव भंडार होता है, एक सेकंड, जैविक जहाँ पर ऐसे नियमों को लागू करना होता है जहाँ पे गैर सरकारी संगठन की भागीदारी, जीवमंडल की भागीदारी या उसका भंडारगृह, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य जैसे विशेष क्षेत्रों को सुरक्षित करना और उसका निर्माण करना। राजनीतिक संस्थाएं इनमें शामिल होती हैं, पर इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का वैश्वीकरण व्यापार दृष्टि है, उसकी धारणा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। और व्यापार को बढ़ावा हम देते हैं विकास के साथ माध्यम से, तो उसका फैलाव या उसके साधन हम सही ढंग से उसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलप एंड द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संवैधानिक विकास और संयुक्त राष्ट्र का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र आज जब हम संरक्षण का विश्व स्तर पर एक मुद्दा देखते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र जो भी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और ये पहले इसका देखा जाए तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1952 में, ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में देश में हुआ था। और इसमें सबसे पहला विषय था कि पर्यावरण और विकास, मतलब पर्यावरण का विकास हम कैसे कर सकते हैं
और उसके बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में, जो कि दक्षिण भारत के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसमें इस पृथ्वी सम्मेलन का जो टॉपिक था वो था कि हम लगातार विकास कैसे कर सकते हैं या विश्व को हम शिखर पर कैसे रख सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WSSD, जो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे डेवलप कर सकते हैं या उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो इतिहास में जो उसमें से बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उन्होंने एक जो मंडली बनाई थी, जिसको उन लोग मंडली में उनका टॉपिक था कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोकें और प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ संस्था या उनको ऐसे बाध्य दूसरे देशों को बाध्य करे कि ये सम्मेलन वो पर्यावरण को दूषित होने से या पर्यावरण को सूटेबल बनाया जाए, कि जिसमें ये विकसित हो सके देश, कि इसमें एक आर्थिक विकास के रूप में वर्णित किया न कि कर सकें, और वो अपनी इकोनॉमिक पावर को या आर्थिक अर्थव्यवस्था को ग्रो कर सकें। और आज हम वर्तमान में जब देखते हैं कि भविष्य में कि हमारे ये संसाधन, जो हम उन संसाधनों को एक सुनिश्चित कर सकें कि इसका उपयोग हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए, या फिर क्योंकि जब हम प्राकृतिक संसाधन का भरपूर उपयोग करेंगे तो वो आने वाले समय में भविष्य में हमारे भविष्य उपभोक्ताओं को हम वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, ताकि हम प्राकृतिक संसाधन का उतने से ही दोहन कर सकें जितनी ज़रूरत है। तो इस तरह की वार्तालाप, क्योंकि प्रकृति का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में रहता है, जिसके कारण इन्होंने पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं अर्थ समिति, जिसमें मैंने बताया था कि 1952 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और 2002 में भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर इन्होंने पहले था कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित कर सके, और दूसरा था अपने प्राकृतिक संसाधनों को हम कैसे, या ग्लोबल वार्मिंग को हम किस तरह से रोक सके और उसको कैसे उसका उपयोग कर सके, प्राकृतिक संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग, और जो प्राकृतिक संसाधन जो हमें रिन्यूएबल हैं, जो रिसोर्स हैं, उसको हम कम से कम यूज़ कर सकें और रिस्पेक्टली या हम सम्मानपूर्वक उन चीज़ों को या हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को ख़त्म होने से बचा सकें, क्योंकि प्रकृति पे ही हमारा मनुष्य, जानवर या जैविक प्राणियों का संबंध है एक दूसरे से। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी चीज़ें एक सही तरीके से होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उनकी क्वालिटी है या उनकी गुणवत्ता है, जो हम उसको भरपूर तरीके से यूज़ कर सकें या उसका उपयोग कर सकते हैं। और हम आगे हम देखते हैं कि जो भी हमें इस सम्मेलन में जो जैविक विविधता में जो कन्वेंस किया था, या जो हमने ये बात मानी थी कि भारत सहित कई राष्ट्र इसमें एक साथ मदद करेंगे या इसके साथ शामिल होंगे।